हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट की एक्सप्लेनर सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर में हम जानेंगे कि सोमैटिक सेल क्या होती हैं, उसी से निकल करके आती है टर्म स्टेम सेल क्या होती है, और स्टेम सेल से आपका प्लूरिपोटेंट और आईपीएस सेल्स वगैरह के बारे में जानेंगे। ये मत समझिएगा कि ये टर्म्स बहुत भारी हैं तो ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं बनती हैं। पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी और आगे भी पूछे जाएंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको कितनी गहराई तक इन चीज़ों को पढ़ना है, और वही मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। जस्ट बेसिक साइंस के पर्सपेक्टिव से हम इन चीज़ों को यहाँ पर कवर करने वाले हैं, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है जो कि आपकी आने वाला जो मेडिकल साइंस है उसमें चेंजेस लाने का पूरा पोटेंशियल जो है वो इसके अंदर में है। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि आखिर ये चीज़ें हैं क्या। सबसे पहले बात करते हैं सोमैटिक सेल की, क्योंकि इसी से ही सारी चीज़ें जो हैं वो निकल करके आएंगी। आपके शरीर में कई सारी सेल्स पाई जाती हैं, उनको अलग अलग तरीके से डिवाइड किया जाता है। जैसे कि हम कलर के बेस पर भी कर सकते हैं, कभी कभी हम जो है वो उनको आकार के मतलब गोल सेल्स हैं या फिर आपकी रोड लाइक सेल्स हैं, उन उस तरीके से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर हम सेल्स को जो है वो दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं। एक 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 को कहेंगे हम यहाँ पर जर्म सेल और दूसरी को कहेंगे यहाँ पर सोमैटिक सेल। यानी कि आपके शरीर में दो टाइप की सेल्स हो गई, एक जर्म सेल हो गई और दूसरी यहाँ पर सोमैटिक सेल हो गई। याद रखना, जर्म सेल्स के अंदर में सिर्फ और सिर्फ दो तरीके की सेल्स यहाँ पर आ जाएंगी, एक स्पर्म सेल और एग सेल। यानी कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड सेल्स हैं उनको एक तरफ करके बाकी जितनी भी सेल्स हैं उन सभी को सोमैटिक सेल कहा जाता है। ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। आपके शरीर के अंदर सारी सेल्स, अगर आप रिप्रोडक्टिव सेल्स या जर्म सेल्स को इग्नोर कर दें तो वो सारी की सारी सेल्स जो हैं वो सोमैटिक सेल्स कही जाती हैं। तो ये एक पर्टिकुलर सेट हो गया जिसमें स्पर्म सेल और एग सेल्स यहाँ पर आ गई, इसको जर्म सेल्स यहाँ पर कहा जाता है। और दूसरी तरफ आपके शरीर की बाकी सारी जो सेल्स हैं वो यहाँ पर आ गई, चाहे वो ब्लड सेल हो, स्केलेटल सेल हो, ऑर्गन टिश्यू सेल हो, न्यूरॉन सेल हो, फैट सेल हो, उसी के अंदर में आपकी स्टेम सेल भी आ जाती है। इन सभी सेल्स को कंबाइंडली सोमैटिक सेल यहाँ पर कहा जाता है। जस्ट एक लाइन आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी थी, बट चूंकि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एक लाइन क्वेश्चन जो है वो सोल्व करने के लिए आपको और ध्यान में रखनी है। वो है आपकी कि सोमैटिक सेल जो हैं वो डायप्लॉइड यहाँ पर होती हैं। डायप्लॉइड मतलब इनके अंदर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। मतलब इसका ये है कहने का कि 46 क्रोमोसोम यहाँ पर पाए जाते हैं, जबकि जर्म सेल्स के अंदर में 23 क्रोमोसोम्स जो हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। जस्ट ये एक फैक्ट के रूप में आपको यहाँ पर याद रखना है। और 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो होने का मतलब ये है कि एक जो है वो आपका पिता से आया होगा और एक माता से यहाँ पर आया होगा। तो ये लाइन यहाँ पर आ गई। तीसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है कि अगर एक इंडिविजुअल्स के अंदर में जो सोमैटिक सेल्स हैं उसमें म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन मतलब चेंजेस होता है उसके जेनेटिक मटेरियल के अंदर में, लाइक डीएनए म्यूटेशन यहाँ पर होता है, तो वो आपकी ऑफ स्प्रिंग में हेरिडिटरी तरीके से ट्रांसफ़र नहीं होता। ये पॉइंट भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। बाकी सोमैटिक सेल के कुछ करेक्टरिस्टिक यहाँ पर दिए गए हैं। अगर पूछा गया सोमैटिक सेल के ऊपर क्वेश्चन तो इसमें से आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा। सोमैटिक सेल्स क्या हैं भाई? आपके शरीर के अंदर में सारी सेल्स जो कि जर्म सेल के अलावा हैं वो सोमैटिक सेल हैं। तो इसका मतलब ये है कि सारे जो ऑर्गन्स, सारे जो आपके शरीर के ऑर्गन्स हैं, ओके, या पूरा जो ऑर्गेनिज्म है, पूरी जो स्पीसीज़ है, उस सब के डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए सोमैटिक सेल्स ही जो हैं वो रेस्पॉन्सिबल यहाँ पर हो जाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं, दे आर रिक्वायर्ड फॉर रिपेयर एंड रीजनरेशन। आपके शरीर की कोई सेल ख़त्म हो गई तो ये सेल्स रीजनरेट होने का काम भी यहाँ पर करती हैं, और उस पर्टिकुलर जो टिश्यू है कोई डैमेज हुआ है तो उसको रिपेयर करने का काम भी यहाँ पर करती हैं। इनमें म्यूटेशंस भी यहाँ पर होते रहते हैं और ज़्यादा म्यूटेशन होते हैं कंपेयर टू द जर्म सेल, और क्योंकि नंबर में भी ज़्यादा होती हैं इसलिए ये सब काम भी यहाँ पर ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा जब क्लोनिंग का नाम आपने सुना होगा, क्लोनिंग मतलब एक जैसे दूसरी चीज़ को यहाँ पर डेवलप करना आर्टिफिशियली, वो जो क्लोनिंग है उसमें सोमैटिक सेल्स का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। सोमैटिक सेल को निकाल करके लेबोरेटरी के अंदर में उसकी क्लोनिंग की जाती है। ओके, तो ये चीज़ें मिलेंगी। इसके अलावा सोमैटिक सेल जो हैं वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कंजर्व करने के लिए भी इस्तेमाल यहाँ पर की जाती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग और सोमैटिक सेल का मैनिपुलेशन करके बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्च वगैरह को बढ़ावा दिया जाता है। तो सेल स्ट्रक्चर्स के अंदर में चेंज करके, इसको ही आप म्यूटेशन वगैरह कहते हैं, ओके, और वो सब करके जेनेटिक इंजीनियरिंग यहाँ पर जो है वो बढ़ाई जाती है। दिस इज बेसिक स्लाइड अबाउट द सोमैटिक सेल, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड यहाँ पर थी। अब सोमैटिक सेल के अंदर में ये सारी सेल्स आ गई, स्केलेटल आ गई, ब्लड आ गई, ये सब सेल्स आ गई, मतलब सारी सेल्स आ गई जर्म सेल्स को हटा करके। इसी में आपकी एक आ जाती हैं स्टेम सेल, और स्टेम सेल आपको अब पता चल गया कि ये जो हैं वो आपकी सोमैटिक सेल हैं, और इसके बारे में आपको अलग से स्लाइड में यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा।
स्टेम सेल्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये सेल्स होती हैं और इनको बहुत सारी टाइप्स ऑफ सेल्स और प्लोरिफिलेट कर सकते हैं इनटू द मोर स्टेम सेल्स। कहने का मतलब ये है कि आपके शरीर में लाइक ब्लड सेल है, तो ब्लड सेल जो है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लड सेल के अंदर में कन्वर्ट हो सकती है। आपकी स्किन सेल्स हैं, तो स्किन सेल्स जो हैं वो स्किन सेल्स के अंदर में कन्वर्ट हो सकती हैं। आपकी स्किन में कहीं डैमेज हुआ तो सेल्स जो हैं वो रेप्लिकेट होकर के उस डैमेज को पूरा करती हैं, लेकिन वो कन्वर्ट तो सिर्फ और सिर्फ स्किन सेल्स के अंदर में ही होंगी। तो कोई सेल है उसका रेप्लिकेशन इस बेस पर होता है कि वो सेल स्वयं को रिप्रोड्यूस यहाँ पर करेगी, स्वयं को रीजनरेट यहाँ पर करेगी। लेकिन स्टेम सेल्स के साथ में दूसरा है, ये खुद से भी स्टेम सेल्स बना सकती है, जैसा कि बाकी सारी सेल्स भी यहाँ पर काम करती हैं, और तो और ये बाकी अदर सेल्स में भी कन्वर्ट हो सकती है। इसकी ये प्रॉपर्टी कि ये बाकी अदर सेल्स में भी कन्वर्ट हो सकती है, इसको खास यहाँ पर बना देती है। ओके तो बात यहाँ पर आप ये समझ गए कि स्टेम सेल्स से बहुत कुछ यहाँ पर उत्पन्न किया जा सकता है, बाकी की सारी सेल्स भी और खुद स्टेम सेल्स भी यहाँ पर निकल करके आ सकती हैं। इसीलिए इसको अर्लीस्ट टाइप ऑफ सेल कहा जाता है, क्योंकि इसी से सब चीज़ें जो है वो उत्पन्न होने शुरू हो रही हैं। अगर राइट कंडीशंस की बात करें बॉडी के अंदर या लेबोरेटरी के अंदर में, तो स्टेम सेल्स डॉटर सेल्स के अंदर में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये जितनी सेल्स यहाँ पर बनी ये सब डॉटर सेल्स हैं, ये भी डॉटर सेल्स हैं, मतलब एक ऊपर जिस सेल से जो चीज़ें बन रही हैं वो आपकी डॉटर सेल के रूप में यहाँ पर निकल करके आ गई। ये जितनी भी डॉटर सेल हैं या तो स्टेम सेल में कन्वर्ट हो जाएंगी, इमेज देखिए ये वाला सिनेरियो, या फिर आपकी स्पेशलाइज्ड सेल्स के अंदर में कन्वर्ट हो जाएंगी, यानी कि ये सारी सेल स्पेशलाइज्ड है। स्पेशलाइज्ड मतलब इनका अपना एक स्पेशल फंक्शन यहाँ पर है। ब्लड सेल है तो सिर्फ और सिर्फ ब्लड के रीजनरेशन में वर्क करेगी। ओके इस तरीके से स्पेसिफिक फंक्शन के अंदर में, जैसे ब्रेन सेल्स हो सकती हैं, हार्ट मसल सेल हो सकती हैं, बोन सेल यहाँ पर हो सकती है। नो अदर सेल इन द बॉडी हैज़ द नेचुरल एबिलिटी टू रीजनरेट न्यू सेल टाइप। याद रखना इस चीज़ को भी कि आपके शरीर की कोई और सेल ऐसी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है जो कि न्यू सेल टाइप्स में जनरेट होने का काम यहाँ पर करती हो। स्टेम सेल्स जो है वो प्रोवाइड करती हैं न्यू सेल्स फॉर द बॉडी एज इट ग्रोज एंड रिप्लेसेस स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट आर डैमेज और लॉस्ट। स्टेम सेल्स जो हैं जैसे ब्लड सेल्स डैमेज हो गई तो उसको यहाँ पर चेंज करने का काम भी ये सेल यहाँ पर कर देती हैं। तो ये चीज़ याद रखना कि इसीलिए इसका इम्पोर्टेंस यहाँ पर हो जाता है। तो इंटरेस्ट क्यों है पूरी मेडिकल कम्युनिटी के अंदर में स्टेम सेल्स को लेकर के, वो इसीलिए यहाँ पर है क्योंकि इससे हम पता लगा सकते हैं कि कैसे एक डिज़ीज़ जो है वो ओकर हो रही है, और आपके जो बोन्स हैं, हार्ट मसल्स हैं, नर्व्स हो सकती हैं, या फिर ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज़ हैं, ओके उन सब के अंदर में जो स्टेम सेल्स मौजूद हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग को देख करके हम डिज़ीज़ के ओकरेंस के बारे में पता लगा सकते हैं। इसके अलावा हम रीजनरेटिव मेडिसिन के अंदर में जो है वो इसका यूज़ कर सकते हैं। लाइक डिजीज़ के कारण आपका कोई टिश्यू है या फिर सेल्स हैं वो यहाँ पर अफेक्ट हुई हैं, तो हेल्दी सेल्स को जनरेट करने के लिए इसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जा सकता है। तो स्टेम सेल्स जो हैं वो स्पेसिफिक सेल्स में भी कन्वर्ट हो सकती हैं और ख़ुद ब खुद जो है वो और ज़्यादा स्टेम सेल्स बनाने में भी यहाँ पर इनका यूज़ किया जा सकता है, और इसी को कहा जाता है रीजनरेटिव मेडिसिन या स्टेम सेल थेरेपी, क्योंकि थेरेपी के ज़रिए डैमेज्ड पार्ट को रिड्यूस या फिर ख़त्म किया जाता है। इसके अलावा स्टेम सेल्स के अंदर में नए टिश्यू को बनाने तक का जो है वो कह सकते हैं कि पोटेंशियल यहाँ पर होता है। अब समझो कि किसी को हार्ट चाहिए, हार्ट ट्रांसप्लांट होना है किसी के अंदर में, और मार्केट में बेसिकली हार्ट जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो कैसे आएगा? तो हम क्या करते हैं, स्टेम सेल्स निकालते हैं, स्टेम सेल्स निकाल करके उसका लेबोरेटरी में हार्ट जो है वो डेवलप करते हैं, ओके, और हार्ट डेवलप करने के बाद उसको ट्रांसप्लांट यहाँ पर किया जा सकता है। तो ये सब पोटेंशियल स्टेम सेल्स के ज़रिए मिल सकता है। मेंस का क्वेश्चन निकलेगा, इसलिए मैं इस स्लाइड को पढ़ा रहा हूँ डिटेल में, ओके, कि क्यों जो है वो स्टेम सेल्स इतना ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर हो जाता है। इसके अलावा नई ड्रग्स वगैरह यहाँ पर आपको बनानी है कि किस तरीके से टारगेटेड ड्रग का इफेक्ट टिश्यू पर पड़ता है, या फिर टिश्यू की जो संरचना है वो किस तरीके से अफेक्ट होती है जब ड्रग दी जाती है, तो उसको भी यहाँ पर बेसिकली देखा जा सकता है, और ड्रग की जो सेफ्टी है और इफेक्टिवनेस है उसको भी टेस्ट यहाँ पर करने के काम में लिया जा सकता है। तो ये स्टेम सेल के यूजेस यहाँ पर हो गए कि अलग अलग रिसर्च में, बायो मेडिसिन एप्लीकेशन में और रीजनरेटिव मेडिसिन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसा कि मैंने आपको अभी अभी समझाया। अब यहाँ पर स्टेम सेल के टाइप आते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, व्हाट आर स्टेम सेल्स, डिस्क्राइब इट्स टाइप,
और इसके मेडिकल साइंस में किस तरीके से ये रेवोल्यूशन लाने की ताकत जो है वो रखता है। तो स्टेम सेल्स की अगर हम बात करें इसके बेसिकली टाइप्स की, तो टाइप्स में जनरली दो पढ़ाए जाते हैं, एक है आपका एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल और एक है आपका एडल्ट स्टेम सेल, लेकिन हम जो है वो यहाँ पर इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स के बारे में भी जानेंगे। तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल क्या होती है, एडल्ट स्टेम सेल क्या होती है, और ये नीचे जो है वो उसको कहते हैं iPS सेल, ये क्या है इसको भी यहाँ पर समझेंगे। जस्ट एक एक चीज़ है ये आपको पता होनी चाहिए। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल क्या होती है इसको यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। ये वो स्टेम सेल होती हैं जो कि 3 से 5 दिन के जो एम्ब्रोज होते हैं, ओके, जो भ्रूण है जो कि सिर्फ 3 से 5 डेज ओल्ड है, वहाँ से ये सेल जो हैं वो निकल करके आती हैं और इस स्टेज में एम्ब्रोयो को ब्लास्टोकाइस्ट कहा जाता है और उस समय उस पर्टिकुलर एम्ब्रियो के अंदर सिर्फ 150 स्टेम सेल्स होती हैं और वो स्टेम सेल्स उनका यूज़ यहाँ पर किया जा सकता है। इन स्टेम सेल्स को प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल भी कहते हैं, याद रखना ये प्लूरिपोटेंट यहाँ पर होती हैं। इसका मतलब ये है कि इनको और स्टेम सेल्स के अंदर में भी डिवाइड किया जा सकता है और एनी टाइप ऑफ सेल इन द बॉडी भी यहाँ पर जो है वो कन्वर्ट किया जा सकता है। ये तो स्टेम सेल की प्रॉपर्टी है, ये तो कॉमन चीज़ यहाँ पर हो गई कि ये इस तरीके से कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन सारी की सारी स्टेम सेल्स ऐसा नहीं करती हैं। अभी हम आगे इन चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। द वर्सेटिलिटी शोज दैट एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स उनको रीजनरेटिव और रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जो टिश्यूज़ या ऑर्गन्स डैमेज हो गए। सेम कंसेप्ट है, कुछ नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि 3 से 5 दिन के जो एम्ब्रियोज हैं वहाँ से इन स्टेम सेल्स को निकाला जाता है और स्टेम सेल्स इज एसोसिएटेड विद प्लूरिपोटेंट नेचर। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये मैंने आपको यहाँ पर ग्राफ ये इमेज दिखाई है जिसके ज़रिए ये चीज़ें क्लियर होती हैं कि एग वगैरह है, एम्ब्रियो वगैरह होगा, ओके, वहाँ से एग फर्टिलाइज होगा और डेवलपमेंट के बाद 1 वीक लगभग यहाँ पर आपका एम्ब्रियो को डेवलप होने में लगेगा, ओके, और तब जो सेल्स यहाँ पर मौजूद होंगी उनको एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स यहाँ पर कहा जाता है। फिर आती हैं आपकी एडल्ट स्टेम सेल्स। एडल्ट स्टेम सेल्स की बात करें तो ये आपकी स्मॉल नंबर्स में पाई जाती हैं, बहुत कम नंबर्स में यहाँ पर मिलेगी और एडल्ट टिश्यूज़ के अंदर में मिलती हैं। एम्ब्रियो के अंदर में मिलेंगी, यहाँ पर एडल्ट हैं तो एडल्ट टिश्यूज़ के अंदर में मिलेंगी और एडल्ट टिश्यू में आपकी बोन मैरो और फैट के अंदर में ज़्यादातर देखने के लिए मिल जाती हैं। अगर हम बात करें एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल की तुलना में तो एडल्ट स्टेम सेल्स जो हैं उनकी लिमिटेड एबिलिटी होती है, मोर लिमिटेड एबिलिटी। मतलब ये है कि जितना अच्छा वर्क एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स कर सकती हैं उतना अच्छा वर्क एडल्ट स्टेम सेल्स यहाँ पर नहीं कर सकती हैं। इनको मल्टीपोटेंट यहाँ पर कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि दे कैन ओनली चेंज इनटू सम सेल्स इनटू द बॉडी एंड नॉट एनी सेल। मतलब जैसे प्लूरिपोटेंट है तो किसी भी सेल के अंदर में कन्वर्ट हो सकती हैं, लेकिन मल्टीपोटेंट किसी भी सेल के अंदर में नहीं, किसी सेल के अंदर में कन्वर्ट हो सकती है। ब्लड स्टेम सेल्स कैन ओनली रिप्लेस, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिया गया नीचे कि जैसे ब्लड की स्टेम सेल्स यहाँ पर हैं तो वो आपकी सिर्फ और सिर्फ ब्लड की सेल्स को ही रिप्लेस कर सकती है, या स्किन सेल्स हैं तो स्किन और हेयर की सेल्स को यहाँ पर जो है वो कह सकते हैं कि रिप्लेस कर सकती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपकी एडल्ट स्टेम सेल का पार्ट यहाँ पर हो जाती हैं। इसके अलावा आ जाती है इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल जो है वो बेसिकली कुछ नहीं है, वो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल का ही यहाँ पर हिस्सा है। इसके अंदर में हमने इंड्यूस्ड बर्ड यहाँ पर लगाया है और इसकी वजह से इसकी फुल फॉर्म जो है वो iPS सेल के रूप में यहाँ पर क्रिएट हो गई है। ये वो स्टेम सेल्स होती हैं जो कि साइंटिस्ट लेबोरेटरी के अंदर में बनाते हैं। इंड्यूस्ड का मतलब यहाँ पर होता है कि दे आर मेड इन द लैब बाय टेकिंग नॉर्मल एडल्ट सेल लाइक स्किन और ब्लड सेल एंड रीप्रोग्रामिंग देम टू बिकम द स्टेम सेल। तो ये ऐसी सेल होती हैं जिनको एडल्ट सेल से डेवलप यहाँ पर किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हो जाता है कि एडल्ट सेल को उठाया और उसके अंदर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं मल्टीपोटेंट की या यूनिपोटेंट की, उसको कन्वर्ट कर दिया गया लेबोरेटरी के अंदर में प्लूरिपोटेंट के अंदर में। अब ये एम्ब्रियोनिक सेल्स को निकालना इतना आसान नहीं, क्योंकि इथिक्स का इशू भी वहाँ पर आ जाता है कि वो भ्रूण है अभी 3 से 5 दिन का भी नहीं हुआ और आपने वहाँ से स्टेम सेल्स निकालनी शुरू कर दी, बच्चे के डेवलपमेंट पर भी असर पड़ सकता है। तो इसीलिए जो है हम एडल्ट सेल्स का इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ को बनाने में, आपका जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हैं उनके डेवलपमेंट में स्पेशली। तो ये जो हैं वो प्लूरिपोटेंट सेल्स यहाँ पर डेवलप की जाती हैं मल्टीपोटेंट और यूनिपोटेंट सेल से,
इसको प्लूरीपोटेंट के अंदर में कन्वर्ट यहाँ पर करते हैं, जिससे कि हम आगे अच्छे से काम कर सकते हैं, क्योंकि एम्ब्रियोनिक जो स्टेम सेल्स हैं वो एडल्ट स्टेम सेल की तुलना में ज़्यादा बेहतर होती हैं। तो समझ गए, ये सारा काम जो है वो लेबोरेटरी के अंदर में यहाँ पर किया जाता है। ये एक सिंपल इमेज इंटरनेट पर आपको जनरली मिल जाएगी और पढ़ाई भी जाती है कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जो हैं वो अर्ली स्टेज में यहाँ पर जब एम्ब्रियो होता है तब डेवलप होती हैं और इनको प्लूरीपोटेंट के रूप में बेसिकली जाना जाता है। एडल्ट ब्लड सेल्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो मल्टीपोटेंट हो सकती हैं या यूनिपोटेंट हो सकती हैं, मतलब कुछ सेलों में कन्वर्ट हो सकती हैं या फिर किसी एक पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड सेल के अंदर में कन्वर्ट हो सकती है, जैसे कि बोन मैरो की यहाँ पर हो जाती है। ओके, और आपका ये भी मैंने क्लियर किया कि आईपीएस सेल जो हैं वो सेल होती हैं जो जिनको मल्टीपोटेंट और यूनिपोटेंट से कन्वर्ट करके प्लूरीपोटेंट के अंदर में डेवलप किया जाता है। अब इसी से एसोसिएटेड आता है स्टेम सेल थेरेपी, और पूछा जा सकता है कि आखिर ये थेरेपी है क्या। तो आपके शरीर के कभी कभी जो सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं, या डिजीज़ आ गई, कोई इंजरी हो गई, जेनेटिक कंडीशंस के कारण में डैमेज जो है वो आपके शरीर में देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन स्टेम सेल में इस तरीके की ताकत यहाँ पर होती है कि वो उन न्यू सेल्स को जनरेट कर सकती है जिनको और कोई जनरेट यहाँ पर नहीं कर सकता, और इसको जो है वो आपका बॉडी के अंदर जो डैमेज और लॉस्ट सेल हैं उसको रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल यहाँ पर किया जा सकता है। एडल्ट स्टेम सेल्स जो हैं उनको करंटली इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स इतनी आसानी से उपलब्ध यहाँ पर नहीं हो पाती हैं, और जब तक कि आपको आईपीएस सेल्स ना मिल जाएं। ओके, तो इससे इस तरीके से सिचुएशंस को ट्रीट करने की कोशिश यहाँ पर की जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझें कि ब्लड स्टेम सेल्स जो हैं वो आपकी यूज़ की जाती हैं ताकि लोगों को ब्लड कंडीशन से निजात मिल सके, और ठीक है, हेल्दी ब्लड सेल्स डेवलप करने में इसका जो है वो इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है, और उससे जो कैंसर पेशेंट हैं या फिर ट्रीटमेंट के दौरान उनको जो कह सकते हैं कि स्टेम सेल या ब्लड सेल की अवेलेबिलिटी यहाँ पर मिल जाती है। ऐसे ही स्किन स्टेम सेल का भी सेम काम यहाँ पर है, और ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। लास्ट की 3 लाइनें, लाइक आपकी जो आइज़ हैं वहाँ पर बेसिकली कभी कभी आप कह सकते हैं कि एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजनरेशन जो है वो देखने के लिए मिल सकता है, जिसके अंदर में स्टेम सेल्स जो हैं वो ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल यहाँ पर की जा सकती हैं, क्योंकि उसमें आपकी जो बेसिकली कभी कभी साइट जो है वो यहाँ पर चली जाती है, देखने की जो ताकत है वो चली जाती है, और आपकी जो आई सेल्स हैं, बेसिकली रेटिना सेल्स हैं, वो यहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं, जिनको रेटिनल पिगमेंट इपिथेलियम के नाम से जाना जाता है। वो सेल्स आपकी वर्क करना यहाँ पर बंद कर देती हैं। तो साइंटिस्ट ने क्या किया है, साइंटिस्ट ने कुछ नहीं किया, उन्होंने एडल्ट सेल को निकाला, एडल्ट सेल को निकाल करके उन्होंने उससे जो प्लूरीपोटेंट सेल्स डेवलप की, और उसके ज़रिए प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स यहाँ पर डेवलप की। यानी कि कुल मिला के क्या प्रोसेस की, इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स की, और उसको जो है वो पेशेंट की आई के अंदर में पुट किया गया ताकि डैमेज्ड सेल को ऑटोमेटिकली रिप्लेस किया जा सके, क्योंकि मल्टीपोटेंट, यूनिपोटेंट या एडल्ट स्टेम सेल्स अपने आप में रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम में कन्वर्ट नहीं हो सकती। ये काम सिर्फ और सिर्फ प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल या एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स यहाँ पर कर सकती हैं। अब एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल हमारे पास मौजूद नहीं है, तो हमें इससे यहाँ पर वर्क करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। यह बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, बस आपको समझने की ज़रूरत है। केस इस तरीके से होता है कि स्टेम सेल निकाली, उसको कन्वर्ट कर लिया आरपी सेल के अंदर। आरपी सेल जो कि आपकी आई की डैमेज के लिए यहाँ पर कारक थी बेसिकली, और उससे जो है वो इसको इम्प्लांट कर दिया आई के अंदर में, और आई पेशेंट की जो है वो आंखें ठीक हो गई। स्टेम सेल टेक्नोलॉजी इस तरीके से वर्क करती है, और कुछ चैलेंजेस जो हैं वो यहाँ पर सामने आते हैं, लाइक पेशेंट की सेफ्टी का क्या। ओके, तो कभी कभी ऐसा होता है कि डोनर सेल्स जो हैं वो होस्ट सेल से मैच नहीं कर पाती, जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में भी इस तरीके के केसेस देखने के लिए मिलते हैं। तो बॉडी रिजेक्ट कर देगी सेल्स को, तो फिर सिस्टम फेल हो जाएगा आपकी बॉडी का, और ये एक प्राइमरी कंसर्न के रूप में उभर करके आता है। एथिकल कंसर्न भी आते हैं कि आपने जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल वगैरह हैं उसको क्रिएट करते हैं एम्ब्रियोस का यूज़ करके, तो ह्यूमन जो कह सकते हैं कि राइट्स वगैरह उनका सब क्या मतलब, ठीक है। तो ये इथिकल इशू यहाँ पर आ जाता है कि इस तरीके से नहीं करना चाहिए, क्योंकि एम्ब्रियोज का डेवलपमेंट सिर्फ इसीलिए करना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। ओके, स्टेम सेल निकालने के बाद तो वो बेकार ही हो जाएगा, ओके, इनके लिए। तो ये कुछ इश्यूज निकल करके आते हैं। फिर टेक्नोलॉजी भी लिमिटेड है, क्योंकि इतनी आसानी से इसको जनरेट नहीं किया जा सकता। टू जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ स्टेम सेल्स, उसके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर लिमिटेड है। थेरेपीज़ भारी मात्रा में इस्तेमाल की जाएंगी, क्योंकि
जो हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल्स होते हैं वो इन चीज़ों को प्रीफर करेंगे, बट इतनी ज़्यादा मात्रा में चीज़ें हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा कुछ और कंसर्न आ जाते हैं, लाइक जीन एडिटिंग और मॉडिफिकेशन के ज़रिए आपने इस काम को यहाँ पर किया है तो किसी तरीके का टेक्नोलॉजिकल डिफ़ॉल्ट तो शरीर के अंदर देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसके अलावा पोटेंशियल डेंजर नज़र आते हैं ट्यूमरोजेनेसिटी के, ओके, लाइक ट्यूमर वगैरह तो नहीं ग्रो हो जाएंगे, ओके, ट्रांसप्लांट के बाद स्टेम सेल से। इसी तरीके की और चीज़ें लाइक जीनोमिक चेंज हैं, कंटेमिनेशन के रिस्क हैं, वो भी देखने के लिए मिल सकते हैं। खैर ये सब पॉइंट्स जो हैं वो प्री और मेंस के हिसाब से मैंने आपको कवर किए। अब कोई भी क्वेश्चन उठा करके देख लीजिएगा स्टेम सेल, सोमेटिक सेल का या किसी भी तरीके की सेल का, आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ओके, और हो जाएगा मतलब वो क्लियर, ओके। तो इस तरीके से वीडियो जो है वो यहाँ पर एंड होती है। 14 स्लाइड्स के अंदर में आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई हैं कि किस तरीके से स्टेम सेल थेरेपी जो है वो यहाँ पर वर्क करती है। और इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखना कि प्लूरीपोटेंट और iPS सेल क्या होती हैं, क्योंकि इसके ऊपर हाल ही में ज़्यादा रिसर्च जो है वो चल रही हैं। और इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।